हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एटम। लेक्चर्स में कुछ ज़्यादा गैप हो गया है तो इसके लिए सॉरी, कुछ इश्यूज थे, इसी कारण से गैप हो गया था। लेकिन अब लेक्चर कंटिन्यू रहेगा आपका। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एटम। एटम को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जो इम्पोर्टेंट है आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको पता है कि रिवीजन सीरीज चल रही है। तो जो भी चैप्टर्स आपने पढ़े हुए हैं अभी तक नीट के लिए, उनका रिवीजन सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो चैप्टर्स को मैंने 3 भाग में डिवाइड किया है। रदरफोर्ड मॉडल के बारे में जानेंगे, वोर्स मॉडल के बारे में जानेंगे और एक्सरे के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेनली इस चैप्टर से, ठीक है। एक क्वेश्चन मिनिमम इस चैप्टर से आपके जरूर आएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एटम, ठीक है। तो सबसे पहले अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, ठीक है। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, रदरफोर्ड के 2 चेले थे, उन्होंने किया था। गीगन एंड मार्सन नाम था उनका। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग किया था, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में क्या किया था ना कि उन्होंने अल्फा पार्टिकल से, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का कुछ ऑब्जेक्ट रखा था, मतलब कुछ मटेरियल रखा था जिससे अल्फा पार्टिकल रेडिएट होता था। फॉर एग्जांपल बिस्मुथ रखा था जिससे अल्फा पार्टिकल निकलता था, ठीक है। और यहाँ पे गोल्ड फॉयल रखा, ठीक है, बहुत पतला सा थिन सा गोल्ड फॉयल रखा, ठीक है। अल्फा पार्टिकल से यहाँ पे बम्बार्ड कराया। तो बम्बार्ड कराया तो देखा क्या गया, आपने पढ़ा होगा, देखा गया है कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे निकल गए, ठीक है। तो इससे ये निकाला गया, निष्कर्ष निकाला गया कि जो अल्फा पार्टिकल, जो एटम होता है, सॉरी, जो एटम होता है उसके जो मैक्सिमम जगह होता है, जो ज़्यादा जगह है वो खाली है, ठीक है। बीच में कोई डेंस पार्टिकल है, जो डेंस कुछ चीज़ है बीच में जो कि पॉजिटिव चार्ज है, ये सब सारी चीज़ें वहाँ से निकाला गया, ठीक है। इससे क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, बाकी थ्योरी तो आपने पढ़ ही रखा होगा, क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं वो देखिए, ठीक है। सबसे पहले होता है एक टर्म आता है, इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं, सबसे पहले आपका इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या होता है इम्पैक्ट पैरामीटर? जब आप अल्फा पार्टिकल को यहाँ से बम्बार्ड कराते हैं, तो ये मान लीजिए आपका एटम है, एटम का मतलब सॉरी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कितना, Ze, ठीक है। न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा कितना होगा, Ze। जेड मतलब एटॉमिक नंबर, ई मतलब चार्ज जो प्रोटॉन का होता है। यहाँ से अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया गया, आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है आपका, +2 ही होता है, ठीक है। जो ये सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल लाइन है, उससे जो दूरी होती है अल्फा पार्टिकल की, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। पार्टिकल ऐसे गया, चूंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पार्टिकल में क्या आएगा, डिवीजन आएगा, डिवाइड करके इधर उधर चला जाएगा, ठीक है। तो जो बी डिस्टेंस होता है सेंट्रल लाइन से, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। किस तरह से इम्पैक्ट पैरामीटर वेरी करता है वो भी हम लोग देखते हैं। देखिए, इम्पैक्ट पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, है तो बहुत बड़ा फॉर्मूला। ये क्या होगी, ये काइनेटिक एनर्जी होगी किसकी, जो अल्फा पार्टिकल जा रहा है उसकी ये काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। जेड तो एटॉमिक नंबर हो गया, जो न्यूक्लियस था उसका, ठीक है, सॉरी जो एटम था उसका एटॉमिक नंबर हो गया। ई तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये भी चीज एक कांस्टेंट है। देखोगे जो ये इम्पैक्ट पैरामीटर है वो किसके प्रोपोर्शनल है, cot θ/2 के प्रोपोर्शनल है। देखा गया कि इम्पैक्ट पैरामीटर अगर लार्जर है, अगर किसी एटम को यहाँ से ज़्यादा, किसी सॉरी अल्फा पार्टिकल जो यहाँ से ज़्यादा दूरी से बम्बार्ड कराया गया है, उसके लिए थीटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। थीटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी cot θ/2 करोगे तो नीचे tan θ/2 आ जाएगा, इसको अगर नीचे कर दोगे तो, ठीक है। तो अगर b ज़्यादा होगा, b ज़्यादा होगा तो इस चीज़ को कम होना पड़ेगा। अगर tan θ/2 कम होगा यानी कि θ/2 को कम होना पड़ेगा। तो सिंपली याद रखेंगे कि b किसके प्रोपोर्शनल होता है, cot θ/2 के प्रोपोर्शनल होता है। और b की वैल्यू अगर लार्जर है तो डिवीजन क्या होगा, स्मॉल होगा। और अगर हेड ऑन कोलिजन हुआ, मतलब उसी लाइन पे b को फेंक दिया गया, जो सेंट्रल लाइन मैंने बोला था उसी लाइन पे अगर b को फेंक दिया गया, सॉरी अल्फा पार्टिकल को फेंक दिया गया, तो b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। अगर उसी लाइन पे तुम अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड कराओगे तो जो इम्पैक्ट पैरामीटर है वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो इम्पैक्ट पैरामीटर 0 हो गया, और उस केस में थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, मतलब कंप्लीटली डेविएट, मतलब रिटर्न बैक हो जाएगा, ठीक है। जो पार्टिकल है, जो अल्फा पार्टिकल है वो रिटर्न बैक हो जाएगा, क्लियर है। वैसे भी यहाँ पे b की वैल्यू अगर 0 रखते हो, b की वैल्यू 0 करते हो, तो tan θ/2 कितना, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो θ/2 कितना, मतलब जो tan के अंदर एंगल होना चाहिए वो 90 होना चाहिए, तो θ/2 90 होना चाहिए, तो थीटा कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो अगर उसी सेंट्रल लाइन पे फेंका गया अल्फा पार्टिकल को तो वो रिटर्न बैक हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में इम्पैक्ट पैरामीटर कितना हो जाएगा, 0। तो सबसे पहले क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर है, ठीक है। दूसरा टर्म है, ध्यान से देखिएगा, ये है आपका फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, जिसको डिनोट किया गया है n थीटा से, ठीक है। स्कैटर्ड एट अ पर्टिकुलर एंगल, किसी पर्टिकुलर एंगल पे स्कैटर किया है, ठीक है। जो n होता है ना,
जो कितने पार्टिकल जो हैं किसी पर्टिकुलर एंगल पे स्कैटर किए हैं, ठीक है, वो जेड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2 के प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज को याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक क्वेश्चन भी आपका देखा जाएगा, तो एक बार एम्स में भी पूछा गया इस तरह के क्वेश्चन। क्वेश्चन अभी मैं आगे डिस्कस करता हूँ, उसके पहले मैं बात कर लेता हूँ किस पे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे। क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे न्यूक्लियस है तुम्हारा गोल्ड का, जिसपे चार्ज कितना है, जेडी है, ठीक है। यहाँ से अल्फा पार्टिकल को फेंका गया, अल्फा पार्टिकल को अगर इसी लाइन पे फेंका गया तो क्या होगा, अल्फा पार्टिकल जाएगा, दोनों में रिपल्शन होगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होगी, मान लेते हैं इसको किसी काइनेटिक एनर्जी से फेंका गया, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी और यहाँ पे जाने के बाद ये रिटर्न बैक हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी है, तभी तो रिटर्न बैक होगा। और ये जो डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बहुत दूर से अल्फा पार्टिकल को फेंका गया है, बहुत दूर से अल्फा पार्टिकल को फेंका गया है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो है, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर। आर बहुत ज़्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे नहीं होगी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हम लोग इनिशियल देखेंगे और फाइनल देखेंगे। फाइनल अगर देखोगे तो वेलोसिटी रुक चुकी है इसकी, 0 हो चुकी है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। लेकिन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, यानी कि इनिशियली आपके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ mv²। ओके, अगर मास आपको पता है, वेलोसिटी दिया हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी ही दिया रहता है, ठीक है। और वहां पे जब जाएंगे तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है वहां पे। कितनी है, के Q1 Q2 बाई R0। अब देखोगे Q1 Q2 तो इसका चार्ज पता है, इसका चार्ज पता है, के की वैल्यू पता है, यहाँ से हम लोग R0 निकाल सकते हैं। तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता है, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन है क्या कि 8100 अल्फा पार्टिकल, नंबर दिया हुआ 8100 अल्फा पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर मिनट जो डेविएट किया, वो कितने एंगल से डेविएट किया, 60 डिग्री से डेविएट किया है, ठीक है। तो आपको बताना है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो 120 डिग्री से स्कैटर करेंगे, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि जो नंबर होता है स्कैटर का किसी पर्टिकुलर एंगल पे, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2, साइन टू द पावर 4 थीटा बाई 2, ठीक है। तो n1 बाई n2 इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4 थीटा 2 बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन टू द पावर 4 थीटा 1 बाई 2, ठीक है। n1 की वैल्यू पता है, थीटा 1 की वैल्यू दी हुई है, कितनी है, 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 बाई 2, यहाँ पे 120 बाई 2, वैल्यू कैलकुलेट कर लेना पावर 4, तो यहाँ से n2 की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन एक बार एम्स में भी पूछा गया था, उसमें फ्लक्स पूछा गया था। तो फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स होता है किसी एक पर्टिकुलर एरिया से क्रॉस करते हैं, उसी को फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आराम से आपका इस तरह के क्वेश्चन निकल सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद रहता है तो ये सारी चीजें वहां से निकल सकती हैं। आगे देखते हैं, वोर मॉडल। रदरफोर्ड का मॉडल फेल होने के बाद आया वोर मॉडल। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें वोर मॉडल में, पहला है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, जो mvr हम लोग लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम को, ये होता है nh/2π, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। दूसरा, जब भी ये जैसे न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से नीचे ट्रांजिशन करते हैं, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ट्रांजिशन करेंगे, तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, कुछ एनर्जी रिलीज होगी। तो एनर्जी इनिशियल माइनस एनर्जी फाइनल किसके बराबर होगी, hf, ठीक है। आपको पता है कि जो भी जो एनर्जी रिलीज होगी किसके बराबर होगी, hf, और hf को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो तो hc/λ लिख सकते हैं। तो इन दोनों फॉर्मूला पे अगर देखेंगे तो वोर मॉडल के बाद बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं। क्या क्या रिजल्ट्स हैं, देखिए। सबसे पहला रिजल्ट आता है रेडियस। जो इलेक्ट्रॉन हैं जो किसी ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में है, तो उनका रेडियस क्या होगा। तो रेडियस जो होता है वो r0n²/z, r0 इंटू n²/z। r0 की वैल्यू कितनी होती है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। यहाँ से क्या देखा गया, जो रेडियस होता है प्रोपोर्शनल टू n²/z होता है। रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होता है, n²/z के प्रोपोर्शनल होता है। अगर ग्राफ बनाया जाए तो r और z का ग्राफ बनाया जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसा ग्राफ आएगा। n² का बनाया जाए तो ऐसा ग्राफ आएगा, n के साथ बनाया जाए तो, और n² के साथ बनाया जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आएगा।
आगे देखिए, सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं उनकी कुछ स्पीड होगी, स्पीड होता है आपकी, ये वैल्यू है स्पीड की, ठीक है। यहाँ से आपने देखा कि v जो होता है प्रोपोर्शनल टू z बाई एन होता है, v प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, z बाई एन होता है। तो दो चीजें हैं यहाँ पे, जो r होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, एन स्क्वायर बाई जेड, और v जो होता है वो प्रोपोर्शनल किसके होता है, z बाई एन। अब इससे कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, खास करके मेडिकल के एग्जाम में, ठीक है। क्या क्या बनते हैं देखिए, आपसे पूछा एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होगा आपसे पूछा गया है, तो एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर होता है। अच्छा, v किसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ से अगर तुम देखोगे तो v किसके प्रोपोर्शनल है, v प्रोपोर्शनल टू z बाई एन है, अभी मैंने बताया, और r किसके प्रोपोर्शनल है, तो एन स्क्वायर बाई जेड के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब के प्रोपोर्शन आ जाएगा, किसके, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब के प्रोपोर्शन आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई होता है, ओके, ओमेगा बाई 2 पाई। तो फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल होगा, ओमेगा के प्रोपोर्शनल है, और ओमेगा किसके प्रोपोर्शनल है, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो फ्रीक्वेंसी भी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। टाइम पीरियड के बारे में पूछा गया, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी होती है। तो टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होगा, देखो फ्रीक्वेंसी का उल्टा, फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल है, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब के, तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर के टाइम। नेक्स्ट देखो एंगुलर मोमेंटम, आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई होता है, सिंपल। तो किसके प्रोपोर्शनल है एंगुलर मोमेंटम, सिर्फ n के प्रोपोर्शनल होगा एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट करंट, अच्छा करंट इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक बार चक्कर काटा तो इलेक्ट्रॉन E और टाइम कितना लगा, पूरा एक कंप्लीट टाइम पीरियड। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं E इंटू एफ, इलेक्ट्रॉन इंटू फ्रीक्वेंसी, चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल था, अभी मैंने आपको बता रखा है, देखो फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब ना, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब के प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी। तो करंट भी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यहाँ से देखिए करंट भी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब के प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट, ठीक है, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब के। नेक्स्ट अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कितना कर रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है जब घूमेगा तो वो करंट बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 2r होता है, यानी कि ये जो प्रोपोर्शनल है वो I बाई r के प्रोपोर्शनल है। I किसके प्रोपोर्शनल है और r किसके प्रोपोर्शनल है, अभी यहाँ पे देखा मैंने क्या कि I किसके प्रोपोर्शनल है, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब के है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, तो जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, और r किसके प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर बाई जेड के प्रोपोर्शनल है, एन स्क्वायर बाई जेड। तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो जेड क्यूब ऊपर चला जाएगा और n टू द पावर 5 नीचे चला जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, जो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है इस पे चार्ज कितना है Ze, और जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इन दोनों के बीच में कुछ एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, k q1 q2 बाई r तो आपको पता ही है, जो ऑर्बिट लोगे उसका रेडियस लोगे, ठीक है। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर v वेलोसिटी से जा रहा है तो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी आपका इतना आता है, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। दोनों को अगर ऐड कर देते हैं, वैल्यू निकालते हैं, कितना आता है, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि जो टोटल एनर्जी है ये प्रोपोर्शनल है किसके, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के, ठीक है। ओके, ठीक है। और एक चीज और याद रखेंगे कि जो टोटल एनर्जी होता है निगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 होता है, याद रखिएगा। अब देखो अगर हम हाइड्रोजन के लिए लेके चलते हैं तो वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो -13.6, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का जो एनर्जी होता है n इज इक्वल टू 1 का एनर्जी है वो कितना है, -13.6। सिमिलरली हर ऑर्बिट का मैंने यहाँ पे एनर्जी निकाल दिया है। अगर ये सारी चीजें आपको याद रहती हैं तो बहुत अच्छी बात है। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
ठीक है, हाइड्रोजन के लिए है। अगर हाइड्रोजन लाइक एटम की बात की जाए तो हाइड्रोजन लाइक एटम क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन में आउटर ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन लाइक मतलब क्या हुआ ना कि दूसरा कोई सा भी एटम, ठीक है, जिसमें से सारे इलेक्ट्रॉन को निकाल दो और बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन बचे, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक। तो हाइड्रोजन लाइक है तो यहाँ पे सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करते चले जाना है, हमें जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये एनर्जी लेवल हुई 1 2 3 4, इस तरह से एनर्जी लेवल हुई, ठीक है। अगर कोई दूसरा एलिमेंट रहेगा तो यहाँ पे जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर सब जगह क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, जब इन्फिनिटी पे चले जाओगे, बहुत दूर चले जाओगे, तो देख लो ये निगेटिव निगेटिव निगेटिव, जैसे कम मैग्नीट्यूड इसका कम होते जा रहा है, तो फाइनली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। फाइनली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, इसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन, ठीक है, ओके। अब देखिए स्पेक्ट्रल लाइंस देखते हैं। अब क्या होता है, जब भी हायर ऑर्बिट से, ये देखो ये n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 4 है, n इज इक्वल टू 5 है। जब भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, जब भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, किसी भी ऑर्बिट से अगर फर्स्ट ऑर्बिट में मतलब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। और जब जंप करेंगे इलेक्ट्रॉन, जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो कुछ एनर्जी रेडिएट होगा, ऊपर से नीचे आ रहा तो कुछ एनर्जी रेडिएट होगा, जो एनर्जी रेडिएट होगा उसका कुछ वेवलेंथ होगा। वेवलेंथ कितना होता है, 1/λ इज इक्वल टू R1/N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। N2 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, हायर होती है। ये हायर ऑर्बिट होता है, ये लोअर ऑर्बिट होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कि लाइमन सीरीज होता है, बाल्मर सीरीज होता है, पैशन सीरीज होता है, पीफंड होता है, हम्फ्री होता है, ब्रैकेट होता है, ये सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उसमें से आपने ये भी पढ़ा होगा, ये सब देख लीजिएगा कि जो कौन सा जो बाल्मर सीरीज होता है विजिबल रीजन में होता है, कौन सा अल्ट्रावायलेट में होता है, कौन सा इंफ्रारेड में होता है, कौन सा दूर इंफ्रारेड में होता है, ये सारी चीजें आपको जाननी है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, हम लोग देखते हैं क्या एक्सरे के बारे में देखते हैं। एक्सरे क्या होता है कि एक्सरे का जब एक्सरे में क्या करते हैं ना कि हम लोग इलेक्ट्रॉन से बॉम्बार्ड कराते हैं एक टारगेट मटेरियल पे। टारगेट मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जो बहुत हाई स्ट्रेंथ का होना चाहिए, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, ये सब प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो जब बॉम्बार्ड कराते हैं तो एक वेव निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है, जिसका वेवलेंथ जो होता है 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 10 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सरे बोलते हैं। अब एक्सरे क्या होता है ना, दो तरह का होता है। जैसे कि देखो ये तुम्हारा टारगेट मटेरियल है, ये तुम्हारा टारगेट मटेरियल है, ठीक है, टारगेट मटेरियल है। अब टारगेट मटेरियल पे जब तुम बॉम्बार्ड कराओगे इलेक्ट्रॉन को, यहां से हम इलेक्ट्रॉन को बॉम्बार्ड करा रहे हैं, तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को बॉम्बार्ड कराते हैं, ये नेगेटिव चार्ज और ये न्यूक्लियस कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा कितने तरह से इस न्यूक्लियस पे, इस एटम पे इफेक्ट डाल सकता है, टारगेट मटेरियल को इफेक्ट कर सकता है। देखो ये इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे जाएगा, ऐसे गया, ऐसे गया, हो सकता है घूम के निकल जाए, क्योंकि जैसे ही ये जा रहा है तो ये प्लस चार्ज इसको खींचेगा, तो हो सकता है इसके डायरेक्शन में चेंज आए, ठीक है, डायरेक्शन में चेंज आए। यहाँ की कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, हो सकता है इसके काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंज आए, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा या डायरेक्शन में चेंज आएगा। तो जब भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आए, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये प्लस पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, इफेक्ट करेगा कुछ, ठीक है। तो जब भी इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, यानी कि उस इलेक्ट्रॉन के क्या क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। और आपको पता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो क्या निकलेगा, उससे एक वेव निकलेगा। एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है, तो एक इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा, ठीक है। तो एक इस तरह से एक्सरे प्रोड्यूस हुआ। दूसरा क्या होता है ना, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस एक्सरे। क्या बोलते हैं इसको, कंटिन्यूअस एक्सरे। तो जो भी ये कंटिन्यूअस एक्सरे की जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये कंटिन्यूअस एक्सरे का होता है। कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है ना, दो तरह का एक्सरे होता है, कैरेक्टरिस्टिक एंड कंटिन्यूअस। कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पे जो पहले से एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसको बाहर निकाल दिया और खुद इस पार्ट पे चला गया, तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब ऊपर से नीचे इस वैकेंसी में इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस एक्सरे। तो दो तरह का एक्सरे होता है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया और ऊपर से नीचे आया, फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकला वो कैरेक्टरिस्टिक, और जब एक्सेलरेशन में चेंज होने के कारण निकला उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो कंटिन्यूअस जो एक्सरे है, मैंने क्या बोला कि कंटिन्यूअस एक्सरे की जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी
इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी क्या कर दो, फाइनल कर दो। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब निकलेगी, जब इनिशियली काइनेटिक एनर्जी या फाइनली वो रुक ही जाए, तभी तो मैक्सिमम निकलेगी ना। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी जो होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हम लोग लिख सकते हैं, Q इंटू वी, वर्क डन, चार्ज इंटू वोल्टेज, किस वोल्टेज के साथ उसको एक्सेलरेट करवाया गया है, जो वहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। तो क्या हम इसको E इंटू वी लिख सकते हैं, क्या है कि वहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो यहां से देखोगे तो ये HF हो गया और ये HC बाय लैम्डा हो गया। तो अगर आपको मैक्सिमम एनर्जी आया है, मैक्सिमम एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो हो चुका है, तो मैक्सिमम एनर्जी जो है किस में कन्वर्ट हो चुका है, एक्सरे मैक्सिमम एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जनरेट होगा। तो अगर एनर्जी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ क्या होगा, मिनिमम होगा। तो मिनिमम जो वेवलेंथ होता है यहां से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, HC बाय E इंटू वी। एक्सरे का जो मिनिमम वेवलेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, SC। तो कंटिन्यूअस एक्सरे का अगर हम इंटेंसिटी और लैम्डा का इंटेंसिटी और लैम्डा का डायग्राम बनाते हैं तो इस तरह से बनता है, ये कंटिन्यूअस एक्सरे का डायग्राम है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे मैंने क्या बताया, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के बारे में बताया कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के बारे में मैंने बताया कि वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। ध्यान से देखिएगा, ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है, ये n इज इक्वल टू 4 है। इतने पे ही हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग K भी बोलते हैं, इसको हम लोग L बोलते हैं, इसको हम लोग M बोलते हैं एंड सो ऑन। अगर मान लो कि हमने फर्स्ट मतलब n इज इक्वल टू 1 से इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो क्या हो सकता है, यहां से नीचे जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, या यहां से नीचे जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, या यहां से नीचे जंप करेगा इलेक्ट्रॉन। जो यहां से नीचे जंप करता है इसको बोलते हैं K अल्फा, इसको बोलते हैं K बीटा, इसको बोलते हैं K गामा। K अल्फा, K बीटा, K गामा। अब ध्यान से देखिएगा, ये एनर्जी ज्यादा या ये एनर्जी ज्यादा या ये एनर्जी ज्यादा, तो जितने दूर से आएगा नीचे उतना ज्यादा एनर्जी लूज करेगा, उतना ज्यादा एनर्जी का एक्सरे निकलेगा, जितने जितने ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे जंप करेगा। इसकी एनर्जी बहुत कम है, यानी कि इसका वेवलेंथ ज्यादा, इसका वेवलेंथ कम और इसका वेवलेंथ और कम। यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो लैम्डा होगा के अल्फा का और लैम्डा जो होगा के बीटा का और के गामा का, जो भी है, किसका लैम्डा ज्यादा होगा, इसकी एनर्जी कम है तो एनर्जी कम है तो वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसकी एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। तो वेवलेंथ ज्यादा किसका होगा, वेवलेंथ ज्यादा होगा आपका के अल्फा का, के अल्फा का वेवलेंथ ज्यादा होगा। सिमिलरली अगर मान लो इसमें से उतरा और इसमें से उतरा तो इसको बोलते हैं एल अल्फा, इसको बोलते हैं एल बीटा। तो फिर किसकी एनर्जी किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, आप देखो तो ये एनर्जी यहाँ पे कम है तो इसका वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि एल अल्फा का जो वेवलेंथ होगा, एल अल्फा का जो वेवलेंथ होगा वो ज्यादा होगा किससे, एल बीटा से, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे एग्जाम में, क्वेश्चंस कभी कभी इससे पूछे जा सकते हैं कौन सा वेवलेंथ किसका होगा। तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, ठीक है। जंप करने वाला तो मैंने बता ही दिया आपको। डायग्राम जो होता है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का कुछ इस तरह से होता है, देखो इंटेंसिटी और वेवलेंथ। देखो कंटिन्यूअस का तो इस तरह से बन रहा था, कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन जंप किया तो अचानक से उस समय क्या होती है ना, इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ जाती है ऐसे। और अगर वेवलेंथ देखेंगे तो अगर मान लो ये के है तो कौन सा के अल्फा होगा, कौन सा के बीटा होगा, तुम निकाल सकते हो कौन सा के अल्फा होगा, कौन सा के बीटा होगा। वेवलेंथ तो मैंने बता दिया है, क्या बताया है कि के अल्फा यहाँ पे देखो क्या बताया था, जो के अल्फा है उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, के बीटा का वेवलेंथ कम होगा। तो आराम से यहाँ पे बता सकते हैं कि ये के अल्फा होगा, ये क्या होगा, के बीटा होगा। मॉजले ने एक्सरे का जो आपका एक्सपेरिमेंट हो रहा था, इसके कारण जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया उस हिसाब से उन्होंने एक इक्वेशन दिया। दो इक्वेशन को हम लोग कंसीडर करते हैं जो हमें क्या करने हैं, याद रखने हैं। एक होता है रूट एफ इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी, ये सब ए और बी क्या है, कांस्टेंट है। दूसरा एक और इक्वेशन है जो मॉजले ने क्या किया, जो आपका जो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, दोनों कंबाइन करके बनाया। रूट एफ इज इक्वल टू रूट अंडर सी आर, ये कुछ कांस्टेंट है 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, और साइड में यहाँ पे क्या है, साइड में यहाँ पे बाहर में होता है z माइनस बी। बी क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। और अगर के अल्फा लाइन लिया जाए तो उसके लिए बी की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इतना ही हमारे काम का है, ठीक है, नीट के लिए इतना ही हमारे काम का है, ज्यादा नहीं है। अब देखोगे तो जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया, आपसे बोला गया कौन सा के अल्फा है, कौन सा के बीटा है,
आराम से निकाल लोगे कौन सा के अल्फा है कौन सा के बीटा है, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा पूछा गया कि यहाँ पे दो मेटल के लिए है, एक का वैल्यू Z1 है, दूसरे का वैल्यू क्या है Z2 है। तो आपको बताना है कि कौन सा Z1 हो, मतलब Z1 बड़ा है कि Z2 बड़ा है, Z1 बड़ा है कि Z2 बड़ा है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर आप कंपेयर करते हो, ध्यान से देखिएगा कि जो फ्रीक्वेंसी होती है रूट एफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, Z है। रूट एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z है। यहाँ पे देखो रूट एफ जो है किसके प्रोपोर्शनल है, Z के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है Z माइनस पी जो होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, तो किसके प्रोपोर्शनल है, Z के प्रोपोर्शनल है। अच्छा, तो जितना ज़्यादा Z होगा उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, यानी कि वेवलेंथ क्या होगा, उल्टा होगा। जिसका Z ज़्यादा उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो वेवलेंथ किसका ज़्यादा है, Z2 का वेवलेंथ ज़्यादा है, और Z1 का वेवलेंथ यहाँ पे देखोगे कैरेक्टरिस्टिक का तो कम है। तो Z2 का वेवलेंथ ज़्यादा है तो Z2 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, यानी कि यहाँ पे Z1 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, Z2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्विक रिवीजन सीरीज चल रहा है, जितना भी आपने पहले से पढ़ा हुआ है, क्योंकि देखिए एग्जाम तो अब आपको 13th को मोस्ट प्रोबेबली होने ही वाला है, तो जितना भी आपने पढ़ा है तो मेरे वीडियोस पे जो भी हैं आप एक बार क्विक रिवीजन कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट वीडियो रहते हैं, 20 मिनट 25 मिनट्स के हर चैप्टर्स के वीडियो हैं, तो शॉर्ट रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर वीडियोस अच्छा लगते हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर इसके अगले पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।